इंडिया स्कूल में, डीपीएस स्कूल में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े, जिनकी लाखों रुपए फीस है और हमारे लोग पूरी साल में लाख रुपये नहीं दे पाते, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? यानी कि उन्होंने अपनी शिक्षा अलग कर ली और हमारी शिक्षा खत्म कर दी। तो शिक्षा के अभाव में हम लोग बिल्कुल लगने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी भारत की धरती पर दो महापुरुष ऐसे पैदा हुए। एक का नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत की धरती पर बहुत बड़ा करिश्मा किया। जो शोषित वंचित समाज है उसके लिए उन्होंने संविधान में कुछ प्रावधान किए। क्या प्रावधान किए? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। कैसे किया? वो मैंने आपको बात बता दी कि दो राजाओं ने पढ़ने भेजा, तो जब वो पढ़ने गए तो उन्होंने संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। लोग क्या बताते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण किसको दिया है? क्यों दादा, क्या बताते हैं? कौन बताओ है? जाटवन को। देखो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण किसको दिया है? बोले वो तो जाटवन को दे दो, वे पूरा आरक्षण खा जाते हैं। ये सच है कि झूठ है? तो मैं आपको बताता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो 3 आर्टिकल लिखे, 3 अनुच्छेद लिखे आरक्षण के ऊपर, उसमें एक है 40 नंबर, दूसरा है 41 नंबर और तीसरा है 42 नंबर। 340, 341 और 342। बाबा साहब को नेता किसका बताया जाता है? कौन के नेता है? बोले जाटवन के नेता है। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बाबा जी हमारे सबसे ज्यादा कौन बैठे हैं? जेवाले दादा। दादा ये बताइए, आपके पास जो जमीन है, जायदाद है, पैसा है, तो आप कौन को दोगे? नाती को, अपने को तो पड़ोसी के भी, और गाँव को तुम पानी पिलाने को तो बड़ा। तो भैया थोड़ी सी जाके ई को बढ़ा दो, बहुत बेकार आवाज दे रहा है। तो अपने नाती को देंगे, जो बाबा ने कहा, अपने को ही देंगे, पड़ोसी को नहीं देंगे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर जाटव समाज के नेता होते या जाटवों के नेता होते तो संविधान में सबसे पहले आरक्षण किसको देते? किसको देते? जाटव समाज को, एससी समाज को। लेकिन जब उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 340 लिखा तो दादाजी बता, 40 नंबर पहले आता है कि 41 नंबर? 40 पहले आता है, 41 बाद में आता है। तो बाबा साहब ने जब संविधान में आरक्षण लिखा तो पहले नंबर पे पता क्या लिखा? कि जो ओबीसी का समाज है, जिसको आज हम लोग ओबीसी कहते हैं, जिसको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, बाबा साहब लिखते हैं कि जितनी उनकी संख्या है उनको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। पहली कलम उन्होंने लिखी आरक्षण के लिए तो ओबीसी समाज के लिए लिखी। लेकिन आज तक ओबीसी समाज को किसी ने ये बात बताई? नहीं बताई। फिर तो वो कहेंगे कि नेता जाटव के। जिनको पता है वो जाते रहिए, अगर गांव में जाएं, लोगों को बताएं कि जो आरक्षण की शुरुआत बाबा साहब सबसे पहले आरक्षण किसी को देना चाहते थे तो वो हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को देना चाहते थे। लेकिन देना चाहते थे, संविधान में लिखा भी तो मिला क्यों नहीं? ना मिलने का बहुत बड़ा कारण है, उस समय जो ओबीसी के लीडर थे उन्होंने बाबा साहब का साथ नहीं दिया। उन्होंने साथ दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का और मोहनदास करमचंद गांधी का। उन्होंने समाज को भड़का दिया और क्या कहा कि जो अम्बेडकर है, जो आरक्षण करके बघेल समाज के लोगों, गुर्जर समाज के लोगों, कुशवाहा समाज के लोगों, लोधी समाज के लोगों, तुम ठाकुर लोग हो, जो अम्बेडकर तुमको चमार पूरी बनाए दे रहा हो, तो वे आरक्षण को विरोध करो और आरक्षण के खिलाफ में पुतले जलाओ। तो मेरे जो ओबीसी समाज के भाई हैं वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, उन्होंने आरक्षण का विरोध किया। और उस आरक्षण का अगर वो विरोध नहीं करते, उस आरक्षण में लिखा क्या था? उस आरक्षण में लिखा था कि देश में अगर हमारी 70% संख्या है ओबीसी समाज की, तो 100 में से 70 कलेक्टर ओबीसी के बनेंगे, 100 में से 70 एसपी ओबीसी के बनेंगे, 100 में से 70 डॉक्टर ओबीसी के बनेंगे, 100 में से
70 इंजीनियर उनके बनेंगे, सेक्रेटरी उनके बनेंगे, लेकिन उन्होंने भड़का दिया और कह दिया कि तुम डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनके क्या करोगे, नीची जाति में चले जाओगे और फिर तुम अछूत हो जाओगे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उस समय विरोध कर दिया, लेकिन विरोध होने के बाद भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने फिर भी संविधान में लिख दिया कि आज नहीं तो कल जब हमारे ओबीसी समाज के भाई जाग जाएं, तब जितनी इनकी संख्या है उतना आरक्षण इनको दिया जाना चाहिए। इतना विरोध होने के बाद भी लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि बाबा साहब को याद था कि मेरी पढ़ाई के लिए पैसा किसने दिया है? किसने दिया है? वो दो राजाओं ने, एक राजा बघेल समाज के और दूसरे राजा कुर्मी समाज के, पटेल समाज के, जिस पटेल समाज के लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अगर ये दो राजा ना होते तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते। जब पढ़ लिख नहीं पाते तो संविधान भी नहीं बना पाते। तो बाबा साहब ने अपना कर्ज चुकाने का प्रयास किया, लेकिन वो कर्ज नहीं चुका पाए। अब बाबा साहब की असली संतान कौन था? बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम। कांशीराम बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम जी बाबा साहब के बेटे बनकर आए। तो बाप के ऊपर कर्ज हो तो लायक बेटे की जिम्मेदारी क्या होती है कि वो अपने बाप का कर्ज चुकाए। तो कांशीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब मेरे ओबीसी के भाइयों को आरक्षण देना चाहते थे, उनके बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मास्टर बनाना चाहते थे, लेकिन वो उस समय पर नहीं बना पाए। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे बनाना है। तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था मंडल कमीशन लागू करो। सबकी आवाज आनी चाहिए, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। बीपीसी कुर्सी खाली करो। जब पहली बार आरक्षण मिलना था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर थे। तो उनने नहीं देने दिया। एक ब्राह्मण थे और दूसरे बनिया समाज के थे। और तीसरी बार नंबर आया मंडल कमीशन का। तो प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह जी। वो कौन थे? वो ठाकुर थे। कांशीराम जी ने आंदोलन चलाया कि ओबीसी के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर, कमिश्नर बनने चाहिए, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो क्या कर दिया जी, तो नई बीमारी पैदा कर दी। बोले अम्बेडकर ने करी थी, अब बोले जो कांशीराम आ गया बोले जी बना देता है पिछड़ा वर्ग के लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर। अगर ये कलेक्टर बन गए तो गुलामी कैसे करेंगे? तो कांशीराम ने आंदोलन चलाया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो उन्होंने मंडल के विरोध में दूसरा आंदोलन खड़ा कर दिया और उस आंदोलन का नाम था कमंडल। अच्छा, कमंडल कौन लेता है? कौन लेता है कमंडल? पर बाबाओं ने नहीं लिया। उस समय 3 लोगों ने कमंडल पकड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी बाबा है क्या? दो हमारे लोग, हमारे समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को पकड़ा दिया। एक बहन उमा भारती जी को और दूसरा कल्याण सिंह लोधी जी को। 2 कमंडल उनको पकड़ा दिए। बोले तुम बोलो क्या करो? बोले क्या करोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर बन गए, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, चमार कोरी भंगी बन जाओगे तुम। बोले छोड़ो जी आरक्षण आरक्षण। बोले हम तो रथ निकाल रहे हैं। बोले काहे के लिए? और एक नारा दिया कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। बोले जय श्री राम। और हमारा पूरा समाज जिसको जाना चाहिए था कहां पर? मंडल कमीशन के आंदोलन में, जिससे हमारे बेटे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कलेक्टर, कमिश्नर बनते, वो कहां चले गए? सबके सब वो रामलला का मंदिर बनाने चले गए। लेकिन फिर भी भारत की धरती पर कुछ महापुरुष थे जिन्होंने साथ दिया। लालू सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार जी जैसे लोग उस समय पर हमारे समाज में थे और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग उस समय पर थे। और कुछ लोगों ने साथ दिया तो उसके वजह से बीपी सिंह की सरकार को झुकना पड़ा और ओबीसी के लिए मंडल कमीशन लागू करना पड़ा। लेकिन कितना लागू हुआ? आधा आधा। अगर पूरे चले जाते तो कितना मिलता? 52%। लेकिन मिला कितना? 27%। और मध्य प्रदेश के लिए तो शर्म की बात है कि 20 साल से पिछड़ों का मुख्यमंत्री बैठा है, लेकिन मात्र कितना लागू है?
14%। तो 27% नौकरियां ओबीसी को केंद्र में और SC ST को 22.5% नौकरियां मिलने लगी। आज हमारे भाई के कितने भी कम नंबर आए, केंद्र की भर्ती निकले तो 27 नौकरियां ओबीसी को मिलती हैं और 22.5 नौकरियां SC ST के लोगों को मिलती हैं। तो इन्हीं मनोवादी लोगों के पेटों में फिर दर्द होने लगा। क्या दर्द होने लगा कि अगर इनके बेटे 50 लोग भी अगर इनके डॉक्टर इंजीनियर बनते रहे तो हम इनको गुलाम नहीं बना पाएंगे, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे, हम इस देश को इनसे नहीं छीन पाएंगे, इनके पुरखों का इतिहास नहीं मिटा पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि आरक्षण का प्रावधान सरकारी विभागों में है कि प्राइवेट में? सरकारी। तो उन्होंने कहा जितने भी सरकारी विभाग हैं, संविधान है तब तक आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम ऐसा काम कर देते हैं कि संविधान के होते हुए भी पूरा आरक्षण खत्म हो जाए। तो जितने भी सरकारी विभाग है बोले सारे विभाग बेच दो, प्राइवेट कर दो, और प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं होता है। तो जब आरक्षण के रहते हुए हमारे भाई नौकरियों में नहीं आ पाए, मैं कई गांव में गया हूँ, अंकल जी साथ में गए हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, 70 घर है हमारे बघेल समाज के, 100 150 घर है। वो पूछते हैं कितनी नौकरियां हैं, तो कई गांव में तो बोला जा गांव में तो कुछ चपरासी नहीं, कई गांव में 2 नौकरी, गांव में 3 नौकरी। आजादी के 70 साल बीत गए, जब हम 2-3 नौकरियां अभी तक ले पाए। जब आरक्षण था 30 साल से लागू था, 1990 में लागू हुआ था, जब 30 साल में 3 नौकरी आ पाई आरक्षण होने पर, और जब आरक्षण खत्म ही कर दिया तो 0 बेटा, सन्नाटा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो नौकरियां तुम्हारी लगने वाली नहीं है, शिक्षा खत्म हो गई है, आरक्षण खत्म हो रहा है और जमीनें तुम्हारे पास है नहीं है। तो तीसरे नंबर की चीज होगी कंपनी कौन कौन की, फैक्ट्री कौन कौन की, हाथ खड़ा करो। जिनकी फैक्ट्री हो, मॉल हो, पेट्रोल पंप हो, बड़ी बड़ी कारखाने हो, है क्या उनके? तो मेरा अब एक प्रश्न है, ना आपके पास जमीनें हैं, ना आपके पास नौकरियां हैं और ना आपके पास फैक्ट्रियां हैं, तो ये आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है जो आपकी गोद में बैठी है, ये जिंदगी कैसे जिएगी? इस बात की चिंता कौन करेगा? बताइए कौन करेगा ये चिंता? किसको होगी चिंता कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा?